मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। हम देख रहे हैं आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थिति। इसके अंतर्गत हमने दो घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं जो राजनीति की दृष्टि से रही है वह देखी है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और दूसरी स्वतंत्रता का मंत्र। अब तीसरी घटना यह है कि स्वतंत्रता का मंत्र देश में जागृत हो रहा था, इसीलिए उस वक्त देश ने स्वदेशी आंदोलन का नारा शुरू किया था। और राजनीतिक चेतना की दृष्टि से, आधुनिक राजनीतिक चेतना की दृष्टि से यह तृतीय काल प्रथम महायुद्ध के समाप्ति से आरंभ होता है। महायुद्ध के भीषण जनसंहार के कारण मानव चित्त उद्वेलित हो रहा था और इसके ऊपर भारतीयों के ऊपर अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट कानून लगाया था और इसकी दमनपूर्ण नीति द्वारा बड़ा ही कठोर आघात भारतीय जनता पर हो रहा था। एक और सुधार का ढोंग दिखाई देता है तो दूसरी ओर उनकी दमनपूर्ण नीति यानी अत्याचार पूर्ण नीति हमें दिखाई देती है, जिसका भारत की सभी जातियों ने घोर विरोध किया। सन 1920 में तिलक जी के देहावसान से कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के हाथ में आ गया था। राजनीतिक चेतना का यह द्वितीय उत्थान का काल हम ग्राम उद्धार एवं मध्य वर्ग की चेतना के विकास में देख सकते हैं। गांधी जी ने अहिंसात्मक उपायों से स्वतंत्रता प्राप्ति को लक्ष्य बनाया, यानी अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता की प्राप्ति का उन्होंने ऐलान किया। इसका मुख्य आधार था असहयोग और ग्रामोद्धार। असहयोग यानी सहयोग नहीं करना, अंग्रेजी शासन को किसी भी बात में सहयोग नहीं देना, असहकार चळवळ जिसे मराठी में कहा जाता है। इस प्रकार गांधी जी ने अपनी सारी शक्ति रचनात्मक कार्यों में लगा दी थी। इस काल के युग की चेतना का यही कारण था। 7 अन्य राजनीतिक विद्वान अपने विचारों से बुद्धिजीवी वर्ग में देशभक्ति का संचार कर रहे थे। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की जगह पूर्ण स्वराज्य की मांग की, यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग उन्होंने अंग्रेजों के पास की थी। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक कार्यों से जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती गई। असहयोग के दो रूप हमें मिलते हैं। एक तो विदेशी शासकों के साथ असहयोग, उनके जो शासक हैं उन्हें कोई भी मदद नहीं करनी, और दूसरी विदेशी वस्तुओं पर बहिष्कार। इसमें मुख्यतः विदेशी वस्त्रों, यहाँ वस्त्रों है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ। खादी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गई थी। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में मानवतावाद को प्रमुख स्थान दिया था। मानवतावाद को प्रमुख स्थान दिया था। गांधी जी की इस मानवतावादी भावना के कई रूप मिलते हैं, जिसमें अहिंसा है, सत्याग्रह है, राजनीतिक समानता है, अछूतोद्धार है, हिंदू मुस्लिम एकता है, धार्मिक समन्वय है, ग्रामोद्धार है, जमींदारी का विरोध है। इस प्रकार इस युग में रविंद्रनाथ ने इसका प्रचार प्रसार भी किया था। इस प्रकार राजनीतिक चेतना की दृष्टि से यह तीसरा युग या तीसरी घटना, जिसमें दो महान व्यक्ति रहे, एक महात्मा गांधी और दूसरे रविंद्र। ये दो महात्माओं ने भारतीय जनता में स्वदेशी के प्रति अभिमान जागृत करने का प्रयास किया। इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति इस युग का, आधुनिक युग का चौथा युग है, जो द्वितीय महायुद्ध से प्रारंभ होता है। इस युग में स्वतंत्रता संग्राम के बड़े उत्साह के साथ चल रहा था। भारतीयों का पक्ष विश्व के अन्य राष्ट्र लेने लगे थे, यानी अन्य राष्ट्र भी भारतीयों को मदद कर रहे थे। इस प्रकार द्वितीय युद्ध की समाप्ति के बाद धीरे धीरे पूर्ण स्वतंत्रता मिलने की आशा हो रही थी, परंतु इसके बाद पूंजीवाद बढ़ गया। यानी स्वतंत्रता मिल रही थी लेकिन पूंजीवाद बढ़ रहा था। इससे जनता में
असंतोष छाया हुआ हमें दिखाई देता है। इस युग में स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप प्रथम महायुद्ध के समय से बहुत बदल गया था। साथ ही राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन हो चुका था। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंदू मुसलमानों को आपस में समझौता करना था। इस समय 1944 में ब्रिटेन में उदार दल की सरकार बनी, जिसकी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ पूर्ण सहानुभूति थी। यानी उदार दल ने जो ब्रिटेन में बनी थी, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपनी सहमति दर्शाई थी। धीरे धीरे भौतिकता के विकास के साथ देश के जीवन में बड़ी शुष्कता आ गई थी। इस युग की राजनीतिक चेतना की एक बहुत महत्वपूर्ण बात समाजवादी विचारधारा का विकास हो गया है। समाजवादी विचारधारा, पूंजीवाद के बढ़ने से वर्ग संघर्ष बढ़ रहा था। भारत में आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न वर्ग संघर्ष में मार्क्सवादी विचारधारा का विशेष बढ़ावा मिला। मार्क्सवादी विचारधारा का विशेष बढ़ावा मिला। इसका मुख्य कारण है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, विशेषकर राजनीति का विरोध करने के लिए अपनाए गए सत्याग्रह और हड़तालों द्वारा जागृत मजदूरों एवं कृषक वर्ग का चैतन्य था। इन सब बातों का उस युग की विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे वह भी दिन आ गया जब भारत स्वतंत्र हुआ और गणतंत्र का आविर्भाव हुआ। गणतंत्र का आविर्भाव, हमारे देश में राजनीति का यह 5वां युग आरंभ होता है। आधुनिक काल के अंतर्गत ये 5वां राजनीतिक युग है। इसे हम वर्तमान काल भी कह सकते हैं। अब राजनीतिक चेतना का स्वरूप किसी विदेशी सरकार के प्रति विद्रोह नहीं रह गया था, वरन राष्ट्रीय एकता और उसका अंतरराष्ट्रीयता में विकास हो गया था। अब किसी विदेशी सरकार के प्रति विद्रोह नहीं करना था, राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीयता में विकास हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ हमारे देशवासियों का दृष्टिकोण व्यापक हो गया और उन्होंने विश्व की दासता में जकड़े हुए अन्य लोगों के प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट की। साथ ही आंतरिक संघर्ष से अवकाश पाकर भारतीय राजनीतिज्ञों ने विश्व के अन्य राष्ट्रों से संपर्क बढ़ाया तथा सह अस्तित्व के सिद्धांतों को विश्व के सामने रखा। इसलिए आज भारत का स्थान विश्व के अन्य राष्ट्रों में बहुत ऊंचा है। अपनी विश्व शांति की पंचशील नीति के लिए वह पात्र है। भारत ने अपनी विदेशी नीति में तटस्थता को सर्वाधिक महत्व दिया है। वह गुटों में बंधा नहीं है। सन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्र को अनुशासित करने के लिए आपातकालीन स्थिति घोषित करके क्रांतिकारी कदम उठाया था, जिसके कुछ दूरगामी एवं स्वस्थ प्रभाव हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार आधुनिक काल की जो राजनीतिक स्थिति रही है, वह अंग्रेजों के यहाँ स्थापना से लेकर अंग्रेजों के हार के बाद भारतीय जनता के गणतंत्र की स्थापना तक चलती है और भारतीय जनता में पूंजीवाद के स्वरूप जो वर्ग संघर्ष बढ़ रहा था, इसकी भी घटनाएं यहाँ आती हैं। यानी आधुनिक काल में अनेक प्रकार की बातें हमारे सामने आती है। स्वतंत्रता के लिए संग्राम, वर्ग संघर्ष और भारतीय जनता की निराशा, ये सारी बातें आधुनिक काल के राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत आती है। यहाँ राजनीतिक परिस्थिति समाप्त होती है। हम आगे आधुनिक काल की सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन करेंगे, वह भी जरूर देख लीजिए। दोनों वीडियो ध्यान से देखिए, तभी जाकर आपको आधुनिक काल की राजनीतिक घटनाएं समझ में आएगी। यह हमारे आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।